Good afternoon, everyone. Again, I'm here to explain part 5 of the topic History of Kashmir. So let's start. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ लिया था, कैसे जो है वो जिन्ना जो है अपने डाइंग मोमेंट्स में क्या कह रहे थे कि उन्हें दोबारा अगर हो सकता है वो दोबारा दिल्ली जाएंगे और नेहरू से यही बात करेंगे कि हम सब हमारा सारा पास्ट जो है हम लोग भूल जाएं और दोबारा रीयूनाइट होने का सोचे। तो वही यही सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, कैसे मुस्लिम लीग एग्जिस्टेंस में आया, कैसे पार्टीशन हुआ। तो वही हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे कि पार्टीशन के बाद कश्मीर की हिस्ट्री में क्या हुआ। सो लेट्स स्टार्ट। Mainly due to referendum held in northwestern frontier province of Pakistan, a weak case was made for same in Kashmir, but Lord Mountbatten did not give this suggestion any weightage. अब यही सजेशन, यहाँ पे किस सजेशन की बात की जा रही है कि यही रिफरेंडम किया जाएगा कि कश्मीर के लोग कहाँ रहना चाहते हैं, वेदर दे वांट टू गो विद द पाकिस्तान और आइदर दे वांट टू गो विद द इंडिया। तो यही बात जो है, इसी चीज़ को जो है लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि हमारे लास्ट वाइस रॉय थे यहाँ पे इंडिया में, उन्होंने ज़्यादा वेटेज नहीं दिया इस बात को, यानी ज़्यादा भाव नहीं दिया इस बात को, ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया इस बात को कि हाँ हाँ हम कश्मीर के लिए कुछ करेंगे, हम कश्मीर के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। उन्होंने ज़्यादा इसे वेटेज नहीं दिया। और क्या हुआ, 18 जून 1947 को वो एक मिशन के साथ, यानी मिशन क्या था उनका कि वो महाराजा को कन्विंस कर पाएंगे कि आप अगर आपको इंडिया के साथ ज्वाइन होना है आप इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाइए, अगर आपको पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होना है तो आप पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो जाइए, या अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना है तो आप इंडिपेंडेंट रहिए। इसी मिशन के साथ वो कश्मीर गए थे। और हुआ क्या था, जो महाराजा थे उन्होंने वो नहीं चाहते थे कि वो वॉइस रॉय के साथ इस बात पे कोई डिस्कशन करे। तो उन्होंने क्या किया, उससे उस डिस्कशन से उन्होंने थोड़ा बचने का सोचा। उन्होंने इस डिस्कशन पे, यानी इस टॉपिक पे कोई ज़्यादा डिबेट्स डिस्कशंस नहीं की लॉर्ड के साथ, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। Viceroy suggested that Maharaja should sign a standstill agreement with both the India and Pakistan. Today there is a sizable section of Muslim in both the countries. Viceroy जो थे हमारे, उन्होंने क्या महाराजा को सजेस्ट किया कि आप जो हैं आप एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के साथ साइन करिए। यानी इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि हम जो है ना ही पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होंगे ना ही इंडिया के साथ ज्वाइन होंगे, हम अपने जैसे हैं हम वही वैसे ही रहेंगे, यानी हम इंडिपेंडेंट हैं हम इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कि कोई भी जो कंट्री है हम उसके साथ पहले ही ये एग्रीमेंट कर लेते हैं, हम आपके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, हम और टाइम लेंगे सोचने का कि हाँ हम आए या नहीं आए, बट उस जब ये स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट हम साइन कर देते हैं तो हमें कोई भी कंट्री जो है वो फोर्स नहीं कर पाएगी अपने साथ ज्वाइन होने के लिए। और आज के टाइम पे क्या है कि दोनों ही कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेक्शन है मुस्लिम्स का हमें देखने को मिलता है। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली एक इस्लामिक नेशन है, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में, यानी 90% पॉपुलेशन तो वहाँ पे मुस्लिम की ही है, बट इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा साइज़ हमें मुस्लिम्स का देखने को मिलता है आज के टाइम पे। नाउ इट इज़ पाकिस्तान डिज़ाइन, यानी पाकिस्तान का क्या पाकिस्तान जो है वो कैसे कश्मीर के साथ रहा, पार्टीशन के बाद कश्मीर के साथ वो कैसे डील कर रहा था। Communal tensions flared up in the region of Punch, supported by arms and other material supplied by NWFP. अब जो हमारा पुंछ रीजन है जम्मू में, जम्मू प्रोविंस में हमारा जो पुंछ रीजन है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो हमारे कम्युनल टेंशन्स हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। कम्युनल टेंशन्स यानी हिंदू मुस्लिम दंगे जो हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो गए थे, दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। और इसी चीज़ को सपोर्ट किसने किया, दिस वॉज सपोर्टेड बाय नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो इसको फुली सपोर्ट कर रहा था, किसके साथ, आर्म्स के साथ और साथ ही साथ बाकी मटेरियल्स के साथ भी। यानी पाकिस्तान का यही इरादा था कि हमें कश्मीर को हथियाना है बाय हुक और बाय क्रुक, इस अगर उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े वो कुछ भी करने को तैयार थे। दिस कॉन्फ्लिक्ट लेड टू एन ऑर्गेनाइज रिवोल्ट अगेंस्ट द डोगराज। अब जो ये कॉन्फ्लिक्ट था हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, इसके कारण क्या हुआ, डोगरा रूल जो है उसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा रिवोल्ट जो है वो सामने आया। उस टाइम पे हरि सिंह का रूल था, उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो वो हम बोल सकते हैं लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट किया उसके लिए, उस डोगरा रूल के लिए उस टाइम पे। आफ्टर इंडिपेंडेंस द रिवोल्ट इन पुंछ वॉज ओपनली सपोर्टेड बाय पाकिस्तान who also initiated various measures to ensure that J&K acceded to them। और इसी के बाद क्या हुआ, इस पुंछ में जब रिवोल्ट चल रही थी उसी के साथ साथ क्या किया पाकिस्तान ने बहुत से मेजर्स ऐसे भी अपनाए जिससे वो चाहता था कि J&K जो है वो हमारे अंडर आ जाए, J&K जो है वो मान जाए कि मैं पाकिस्तान के साथ जाऊँ
जाऊंगा। और इंडिपेंडेंस के बाद यही चीज़ जो है, ये कम्युनल टेंशन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। महाराजा रिक्वेस्टेड द इंडियन गवर्नमेंट फॉर आर्म्स टू डील विथ ग्रोइंग टर्मोइल इन स्टेट। अब जो महाराजा हैं उन्होंने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि जो उनके यहाँ पे टर्मोइल, यानी टर्मोइल होता है कि एक दंगे फसाद होना जिसके कारण तख्ता भी पलट हो सकता है, उसे हम टर्मोइल कहते हैं। तो आप आइए हमारे यहाँ पे थोड़ा हेल्प करिए हमें यहाँ पे। तो हुआ क्या, 29 सितंबर 1947 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं उन्हें रिलीज़ कर दिया गया था प्रिजन से। हमने लास्ट वीडियो में यही चीज़ पढ़ी थी कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनकी पार्टी के जो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे, उन्हें जो है वो उन्हें जेल में डाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्विट कश्मीर मूवमेंट जो है वो डोगरा रूल के खिलाफ स्टार्ट कर दिया था, तो उसी के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया था। बट 29 सितंबर 1947 को उन्हें प्रिजन से रिलीज़ कर दिया गया था। और इसी के साथ साथ, यानी जब वो जेल से फ्री हो गए थे, उन्होंने क्या बोला था महाराजा को कि हम आपके प्रति वफ़ादार अब रहेंगे, हम आपके प्रति कोई भी जो है हम कोई भी रिवोल्ट आपके प्रति नहीं छेड़ेंगे, यानी हम आपके लिए हम अपनी एक वफ़ादार सेवा जो है वो करेंगे। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट नाउ ट्राई टू यूज़ फोर्सेज टू इंश्योर दैट JNK मेड अ चॉइस इन देयर फेवर। और इस टाइम पे पाकिस्तान जो है वो फुल्ली ये चाहता था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हमारे पास आने की चॉइस बनाए, और उसके लिए उसने काफ़ी फोर्सेस का यूज़ किया था और साथ ही साथ करने की सोच भी रहा था और कर भी रहा था। डिप्लोमेटिकली टू पाकिस्तान एक्सर्टेड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन महाराजा। डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान ने क्या किया, महाराजा पे प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया। नाउ इन्वेजन ऑफ कश्मीर। अब कश्मीर को हथियाने का प्लान क्या था, इससे हम बहुत ही फेमिलियर हैं, बट तब भी इसकी तरफ एक नज़र देख लेते हैं। पाकिस्तान स्टार्टेड अटैकिंग द स्टेट ऑफ JNK सून आफ्टर 15 अगस्त 1947। इंडिपेंडेंस के बाद ही क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपने उसके जो काम हैं वो करना स्टार्ट कर दिए, यानी अटैक करना स्टार्ट कर दिया कश्मीर पे। अब उनका प्लान क्या था कि हम वैली को कहाँ से इन्वेड करें, यानी वैली को कहाँ से हथियाएं, मुजफ्फराबाद उरी सेक्टर से। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो है वो JNK का मैप आता है, और मुजफ्फराबाद उरी सेक्टर जो है वो इस साइड पे लाई करता है, और पाकिस्तान का यहाँ से एंट्री पॉइंट जो है वो इजीली हो सकता है, इसलिए उन्होंने मुजफ्फराबाद उरी सेक्टर से ही कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। और उनका यही प्लान था कि हम यहीं से कैप्चर करेंगे। तो और ये उनका प्लान क्या था कि हम कब कैप्चर करेंगे, इट वाज ऑन द नाइट ऑफ 21 अक्टूबर 1947, यानी इस रात तक हमें ये कैप्चर कर लेना है। हुआ क्या, ऑन 22 October 1947, armed tribal raiders from northwestern frontier province crossed the Jhelum river into कश्मीर। अब 22 अक्टूबर को क्या हुआ, जो हमारे आर्म्ड ट्राइबल रेडर्स थे, यानी जो पाकिस्तान से आर्म ट्राइबल रेडर्स थे, रेडर्स होते हैं वो लोग जो अटैक करने में माहिर होते हैं, उन्हें जो है वो पाकिस्तान ने अपॉइंट कर दिया, और क्या किया, झेलम रिवर को क्रॉस करके वो लोग जो है कश्मीर में आ गए। ये इन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा हथियार भी थे उस टाइम पे, तभी यहाँ पे आर्म्ड ट्राइबल रेडर्स बोला गया है। अब इस ऑपरेशन को उन लोगों ने क्या नाम दिया था, इट वाज ऑपरेशन गुलमर्ग, एंड दिस ऑपरेशन वाज फुल्ली सपोर्टेड बाय पाकिस्तान एंड वाज लेड बाय अकबर खान अलॉन्ग विथ नियरली 5000 रेडर्स हु वर वेल इक्विप्ड विथ मोटर्स, आर्टिलरी एंड माइंस। यानी ये जो रेडर्स थे जो कि 5000 थे नंबर में, ये किसकी गाइडेंस में थे, दे वर अंडर द गाइडेंस ऑफ अकबर खान। और इसी ऑपरेशन को पाकिस्तान ने फुल्ली सपोर्ट किया था, और अपने जो ये 5000 रेडर्स जो हैं उन्हें भेजा था। और इन रेडर्स को ऐसे ही नहीं कि खाली हाथ भेज दिया था, इनको बहुत ही ज़्यादा गोला बारूद के साथ इन्होंने भेजा था कि आपको कश्मीर में अटैक करना है, मुजफ्फराबाद उरी सेक्टर से आपको कश्मीर को कैप्चर करना है। Next is on 22nd October 1947, Brigadier Rajendra Singh of State Army collected whatever troops that were available in Srinagar cantonment and proceeded towards Uri with a small force of 100 men. अब जो उस टाइम के हमारे ब्रिगेडियर थे स्टेट आर्मी के, यानी JNK स्टेट आर्मी के जो ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह, उन्होंने क्या किया, इसी दिन 22 अक्टूबर को ही क्या किया उन्होंने, उनके पास कश्मीर में यानी श्रीनगर कैंटोनमेंट में जितने भी ट्रूप्स अवेलेबल थे, जितने भी सोल्जर्स अवेलेबल थे, उन्होंने क्या किया, उनको एक साथ लाया, उनको उस टाइम पे उन्हें अपने पास लेकर आए, और उन्होंने क्या किया, उन्हीं स्मॉल फोर्सेस के साथ जो कि सिर्फ 100 थे नंबर में, उन्हीं के साथ वो उड़ी की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गए थे, ताकि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को कैप्चर नहीं करना चाहिए। और इसी चीज़ के लिए उन्होंने अपनी जान जो है उसको भी दाव पे लगा दिया था।
The first engagement took place at Gari in which heavy casualties were inflicted which forced the enemy to halt. अब जो फर्स्ट हम बोल सकते हैं फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट था उनका, वो कहाँ पे हुआ? गरी। गरी जो है वो कहाँ पे है? वो मुजफ्फराबाद उरी सेक्टर के पास ही बिलोंग करता है। और इसी गरी जगह पे क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई, जिसके कारण क्या हुआ, एनिमी जो हैं हमारे, यानी जो ये रेडर जो हैं वो आए थे, जो पाकिस्तान से आए थे, उनकी काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई और उन्हें एक जगह पे रुकना पड़ गया था। बाय 23 अक्टूबर द ट्राइब्समैन हैड कैप्चर्ड दोमेल। अब दोमेल है, ये जो तीनों जगहें हैं, दोमेल, घरी और चिनेरी, ये जो हैं ये तीनों मुजफ्फराबाद उरी सेक्टर के पास ही पड़ती हैं। अब इन्हीं तीनों चीज़ों को, तीनों जगहों को इन्होंने क्या किया, ट्राइब्समैन ने कैप्चर कर दिया था। कब? 23 अक्टूबर तक। अब उनका और आगे वाला क्या प्लान था उनका, कि उन्हें कहाँ पे जाना है, उड़ी की तरफ जाना है और उड़ी को कैप्चर करते हुए उन्हें पूरे कश्मीर को कैप्चर करना है। On morning of 24th October, the raiders engaged the small forces that had taken up a defensive position on the hills to the east of Uri. अब ऑब्वियसली हमारे जो सोल्जर्स थे उन्हें ये पता चल गया था कि ये लोग जो हैं मुजफ्फराबाद उरी सेक्टर से आएंगे और कश्मीर को इन्वेड करेंगे, तो उन्होंने पहले ही अपनी डिफेंसिव पोजीशन जो है वो उड़ी के हिल्स तक ले ली थी। यानी वो लोग, उनका ये फुल प्लान था कि अगर वो हमें अटैक करेंगे तो हमें अपना डिफेंस कैसे करना है और कैसे कश्मीर को बचाना है। बट क्या हुआ, यही प्लान जो है उन्हें पता चल गया था रेडर्स को, और उन्होंने जो हमारी आर्मी है उसे बिज़ी रखा, यानी उनके साथ बहुत सारे षड्यंत्र रचे, बहुत सारे जो हैं उन लोगों के साथ छोटी छोटी फाइट्स करके उन लोगों को वहाँ से हटाने की कोशिश की। और क्या हुआ, वहाँ जो हमारी आर्मी थी उस टाइम पे उस अटैक को सहने के लिए या उस अटैक से लड़ने के लिए पूरी तैयार नहीं थी। Unable to dislodge it with a frontal attack, they decided to cut off its withdrawal with a wide encircling movement. अब उन्हें पता था कि हम इतनी बड़ी आर्मी के साथ फेस टू फेस अटैक नहीं कर पाएंगे, हम खुद ही मर जाएंगे, बट क्या होगा, कश्मीर नहीं बच पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीछे हटने का सोच लिया। और उन्होंने क्या सोचा कि हम एनसर्कलिंग मूवमेंट, यानी सर्कल बना के जो है पीछे हटेंगे, और सर्कल बनाते बनाते ही हम क्या करेंगे कि उनको हम चारों तरफ से घेर लेंगे, और उस घेरे के साथ साथ क्या होगा, हम पीछे पीछे भी हटते जाएंगे और इन्हें मारते भी जाएंगे। दे क्रॉस द झेलम रिवर बाय फुट ब्रिज। देयर मूवमेंट हाउएवर वॉज स्पॉटेड एंड ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह वॉज मॉर्टली माउंडेड। अब उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे जो झेलम रिवर थी उसे कैसे क्रॉस किया, पैदल चल के, यानी खुद पैदल चल के उन्होंने क्रॉस किया। और जो उनकी ये मूवमेंट थी कि उन्हें ये सर्कल बनाते हुए हम पीछे पीछे हट जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमें भी नुकसान नहीं होगा और हम इनके साथ फाइट कर सकते हैं। तो इसी मूवमेंट को क्या है, इन्हीं रेडर्स ने कैप्चर कर लिया था, इसी रेडर्स ने स्पॉट कर लिया था कि उन्हें पता चल गया था कि ये सब इंडियन आर्मी प्लान कर रही है। और इस चीज़ के कारण क्या हुआ, जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह है उन्हें बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया गया था। Realizing that any attempt to evacuate him would only hamper his men, he ordered them to leave him behind and to continue the withdrawal. अब उन्हें ये पता था कि अगर वो जो हैं उनके ऊपर दोबारा अटैक करेंगे या उन्हें बोलेंगे कि हाँ हम फाइट करेंगे, तो क्या हो सकता है, इससे होगा क्या कि जो उनके अपने सोल्जर्स हैं वही मरेंगे। इसलिए उन्होंने उन्हें ये एडवाइस किया कि आप लोग पीछे ही हट जाओ और मेरे को इधर ही छोड़ दो, यानी मैं जो हूँ वो मैं काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया हूँ, अगर आप मेरी केयर करके ही मेरे को लेके वापस जाओगे तो इससे आप लोग भी जो हैं वो, आप लोगों की जानों को भी खतरा होगा, तो आप मेरे को छोड़ के अपना विड्रॉल जो है वो कंटिन्यू करो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। अब इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन से पढ़ने से पहले, जैसा कि ये हमने बोल लिया कि जो ब्रिगेडियर आर्मी जो राजेंद्र सिंह थे वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे, और क्या हुआ था, उन्हें जो सोल्जर्स हैं उन्हें वहीं पर छोड़ दिया था। और माना ये जाता है कि वो जो हैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, उन्हें एक वाटर पाइपलाइन में छोड़ दिया गया था। और वो जो वाटर पाइपलाइन थी वो कौन सी होती है, जो बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइंस होती हैं जो कि रोड्स के नीचे से डाली जाती हैं, उन्हें उसमें रख दिया गया था, और उसी के बाद उधर ही उनकी डेथ हो गई थी। अब जो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है, इससे हम काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं कि कैसे जो है महाराजा हरि सिंह ने इंडिया से हेल्प मांगी, फिर इंडिया ने उसके बदले उनसे क्या मांगा, तो वही सब हम पढ़ेंगे। On 24th October, Maharaja Hari Singh, alarmed at the invasion by Pakistan supported by tribesmen, made an urgent appeal for help to the government of India. अब जो 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, उन्हें ये पता चल गया था कि जो पाकिस्तान है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इन ट्राइब्समैन को, और जब उन्होंने ये दोमेल, गरी और चिनेरी जैसे एरियाज़ को कैप्चर कर लिया था और वो उड़ी की तरफ बढ़ रहे थे,
तो उन्हें यही लगा था कि हमारी जो आर्मी है वो सक्षम नहीं है इनसे लड़ने के लिए, यानी उसके पास इतना पावर नहीं है कि वो इन ट्राइब्समैन से लड़े, तो वो इंडियन गवर्नमेंट के पास हेल्प के लिए चले गए थे। और इसी के बदले इस टाइम पे इंडियन जो गवर्नमेंट है उसमें एक लीडर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमने उनके बारे में भी काफ़ी सुना हुआ है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो यही चाहते थे कि जो इंडिया की जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडिया के साथ ही जो ब्रिटिश इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडिया के साथ यूनाइट हों, और वो यही चाहते थे कि कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद भी वैसे ही यूनाइट हो जैसे बाकी प्रिंसली स्टेट्स हुए हैं। तो उन्होंने इस टाइम पे क्या कंडीशंस रखी थी कि जो डिफेंस है और साथ ही साथ जो रेलवेज़ हैं और फॉरेन अफेयर्स हैं वो लोग जो है वो उन इस जे.एंड.के स्टेट के जो हैं वो इंडिया संभालेगी, और जो बाकी इंटरनल मैटर्स हैं वो जे.एंड.के ही देखेगी। और इसी शर्त पे महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन किया था। अब इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को जब महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया गया और एक फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट को साइन किया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है ये महाराजा और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में साइन हुआ था। और इस एसेशन के साथ क्या हुआ, जो हमारी ये जो मैंने बोले ये 3 अफेयर्स जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए, और जो बाकी इंटरनल मैटर्स हैं वो हमारी स्टेट के पास ही रहे। इस टाइम पे जो शेख अब्दुल्ला थे वो भी जेल से बाहर आ गए थे, और नेहरू जो हैं वो सेंटर में थे, और शेख अब्दुल्ला और नेहरू की काफ़ी आपस में बनती थी। और इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने आर्टिकल 370 को जो है एग्जिस्टेंस में लाया, जिसके बारे में हम आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए, ताकि पता चले कि वीडियो में क्या मॉडिफिकेशंस चाहिए या वीडियो कैसी और बेटर बन जाए। तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।